हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ये इसका पार्ट फर्स्ट होगा, ठीक है, पार्ट फर्स्ट। और हम इसमें मेन जो पढ़ेंगे, जो कि रीट और थर्ड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड और रीट के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, दोनों के लिए। रीट में एक यूनिट अलग से लगती है, जो जिसमें CCE है और मापन है, मूल्यांकन है, आकलन है, ठीक है, और RT वगैरह दिया हुआ है। और उसमें एक जो सीखने के प्रतिफलन, लर्निंग आउटकम है, ठीक है, वो रीट में अलग से लगते हैं, बाकी का पोर्शन है वो सेम है, ठीक है। तो हम एजुकेशन साइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं आज से। और ये पार्ट फर्स्ट रहेगा, जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी उपयोगी रहता है, और थर्ड ग्रेड के लिए तो है ही है स्पेशल, ठीक है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। फिर हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे एजुकेशन एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी ये पढ़ेंगे। अच्छा, फिर हम इसकी एजुकेशन साइकोलॉजी का नेचर क्या है वो पढ़ेंगे। अच्छा, नेचर के अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी का मीनिंग, ठीक है। तो नेचर एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। अच्छा, इसके बाद हम इसके जो कार्य क्षेत्र है, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, हम शिक्षा मनोविज्ञान के जो कार्य क्षेत्र हैं वो पढ़ेंगे। अच्छा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये भी पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हल्का फुल्का पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी कई बार व्यवहारिक क्वेश्चन बन के आ जाते हैं इनसे। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे इसके उद्देश्य भी आते हैं, उद्देश्य आ गए और कार्य क्षेत्र आ गया। एक इसका महत्व और पूछ लिया जाता है, जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। तो मेन ये चीज़ें हैं, हालांकि लिमिटेशंस वगैरह भी आती हैं, पर वो हम एक बार ये दो तो हल्का फुल्का पढ़ेंगे, बाकी ये पूरे अच्छे से पढ़ेंगे और ये सभी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी, सबसे पहला टॉपिक है अपना मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है इसका? तो साइकोलॉजी शब्द है, जो हिंदी में इसको मनोविज्ञान बोलते हैं। मनोविज्ञान का जो इंग्लिश रूपांतरण है वही साइकोलॉजी है, ठीक है। तो साइकोलॉजी शब्द है ना, साइकोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है साइकी और दूसरा है लोगोस, ठीक है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, क्या होता है? आत्मा। और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा के संबंध में जो अध्ययन करने वाला विषय है वो क्या है? साइकोलॉजी है। आत्मा के संबंध में अध्ययन करने वाला या आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय कौन सा है? साइकोलॉजी। इसमें सबसे पहले दो जो फिलोसफर थे उनका नाम आता है। एक तो आता है अरस्तु, अरस्तु तो हमने रख रखा है, इसका सही नाम है एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल। अच्छा, एक आता है प्लेटो, ठीक है। तो अरस्तु और प्लेटो ने ना सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा के बारे में अध्ययन करने वाला विषय माना। किन किन ने? अरस्तु ने और प्लेटो ने, ठीक है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे विकास हुआ मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो इस परिभाषा को मतलब मान्यता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आत्मा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। आत्मा का क्या नहीं होता?
फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। तो आत्मा का भौतिक अस्तित्व नहीं होता, तो इसलिए इसकी जो धारणा है उसको नहीं माना गया बाद में। और फिर बात आती है 17वीं से 18वीं शताब्दी की, ठीक है, 17वीं और 18वीं शताब्दी। यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने, जैसे एक था उनमें लिबनिज, ठीक है, लिबनिज के अलावा था होब्स था, और एक था लॉक, और इनके अलावा था एक था कांट, ठीक है, और कांट के अलावा एक था ह्यूम। तो ये जो मनोवैज्ञानिक आए, इन्होंने जो साइकी है इसको आत्मा के रूप में नहीं माना, इन्होंने इसको मन के रूप में माना। किसके रूप में माना? मन के रूप में। और इन्होंने ये बताया कि जो मनोविज्ञान है उसकी विषय वस्तु है ना, वो क्या है? मन है। मतलब मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या बताया? कि मन है। और इसको जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को उन्होंने बताया मन का अध्ययन करने वाला विषय है। मन का, मैं अलग से लिख देता हूँ आपको, ठीक है, समझ लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले बात आती है अरस्तु और प्लेटो की। अरस्तु और प्लेटो, इन्होंने क्या बताया? आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय बताया। किसको? साइकोलॉजी को। आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय, ठीक है, करने वाला विषय ये बताया। फिर मैंने आपको बताया एक तो लिबनिज, कांट, ठीक है, ह्यूम आ गया। अच्छा, ह्यूम के अलावा होब्स आ गया, होब्स के अलावा यही थे क्या? तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान है, उसकी विषय वस्तु मन है। तो इन्होंने बताया कि मन का अध्ययन करने वाला विषय, मन का अध्ययन करने वाला विषय, ठीक है, क्योंकि आत्मा का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था, भौतिक स्वरूप, तो उसका अध्ययन करना, मतलब उसके संबंध में कोई उनको सबूत नहीं मिले, अध्ययन भी नहीं कर सकते थे उसके बारे में वैज्ञानिक, तो इसको नकार दिया गया। फिर ये आए, इन्होंने मन का अध्ययन करने वाला विषय बताया, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो धारणा है मन का अध्ययन करने वाली, ये लगभग 1870 तक चली, ठीक है, क्योंकि उस समय जो साइकोलॉजी था, साइकोलॉजी ये फिलोसफी का एक हिस्सा था। क्या था? फिलोसॉफी, ठीक है, फिलोसफी का जो दर्शन शास्त्र है, क्या? दर्शन शास्त्र। तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, ठीक है। और जब तक, कहाँ तक? 1870 तक मन की जो धारणा है इसको मान्यता मिली थी, तब तक ये दर्शन शास्त्र का हिस्सा बना रहा। और साइकोलॉजी की जो मेन विषय वस्तु है वो उन्होंने मन को बताया, ठीक है। अच्छा, अब आत्मा भी तो, मतलब मैंने बताया था उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि आत्मा अमूर्त है। हम जानते हैं कि जो वस्तुएं मूर्त होती है उनका ही फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, भौतिक स्वरूप होता है उनका। अच्छा, तो अब क्या है कि ये भी जो मन की धारणा है ये भी अस्पष्ट थी, क्योंकि मन का भी अध्ययन करना क्या था? संभव नहीं था, ठीक है। तो इसको भी अस्पष्ट बताया गया। और फिर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है विलियम वुंट। क्या नाम है? विलियम वुंट। विलियम वुंट ने अपने जर्मनी में, कहाँ? जर्मनी में 1879 में, ठीक है, 1879 में इन्होंने जो लिप्जिंग
क्या, लिपजिंग विश्वविद्यालय, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। आजकल इसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम लिपजिंग विश्वविद्यालय, ठीक है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने सबसे पहली मनोविज्ञान की, यानी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, ठीक है। किसने, विलियम वुंट ने। कब की, 1879 में, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है कि मनोविज्ञान का जो संबंध है वो दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे मतलब अलग होने लगा, क्योंकि आत्मा से हटकर मन पे आया, ठीक है। तो और मन से हटकर ये चेतना की तरफ जाने लगा। कहाँ जाने लगा, चेतना की तरफ। और चेतन अनुभूति, आपको पता है अनुभूति क्या होती है, परसेप्शन होता है, ठीक है। तो चेतन अनुभूति है ये, मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, विलियम वुंट ने मन से हटकर चेतन अनुभूति पर आकर उन्होंने मनोविज्ञान को बताया कि ये चेतना का अध्ययन करने वाला विषय, मनोविज्ञान है वो चेतना का अध्ययन करने वाला विषय, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि विलियम वुंट के साथ एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है टिचनर है, टिचनर। इन दोनों को संरचनावादी माना जाता है। कौन से मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, संरचनावादी। हम संप्रदाय भी पढ़ेंगे आगे मनोविज्ञान के, तो संप्रदाय में सब कुछ आएगा। ये हम एक बार जो इसका मनोविज्ञान का मतलब विकास है उसके बारे में बातें करते हैं। तो विलियम वुंट और टिचनर जो मुख्य संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मनोविज्ञान में जो चेतन अनुभूति, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, चेतन अनुभूति, ठीक है। तो चेतन अनुभूति या जो हम उसको तत्कालिक अनुभूति भी कह सकते हैं, ठीक है, इनके अध्ययन का विज्ञान बताया। तो साइकोलॉजी को चेतन अनुभूति या फिर तत्कालिक अनुभूति का विज्ञान किसने बताया, विलियम वुंट और टिचनर ने, जो कि क्या थे, संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। अच्छा, अब चेतन अनुभूति और तत्कालिक अनुभूति, ये जो मैंने शब्द यूज किए हैं इनका अर्थ क्या होता है। तो अनुभूति का इंग्लिश में बोलते हैं परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो प्रत्यक्षीकरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेंसेशन होता है, संवेदना। तो संवेदना के अलावा चेतन अनुभूति में आते हैं संवेदना आ गई और कल्पना भी आएगी, यानी इमेजिनेशन, सेंसेशन और इमेजिनेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारी जो प्रतिमाएं हैं वो भी आ गई, ठीक है, जिसको इमेजेस बोलते हैं। इसके अलावा हमारे भाव आ गए, ठीक है। तो ये सारी है ना, ये हमारी मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं, मानसिक प्रक्रियाओं से। तो ये मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात की पहले आत्मा की, फिर हमने मन की बात की, फिर हमने चेतना की बात की, ठीक है। और चेतना में दो मेन जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कौन कौन है, एक तो है विलियम वुंट और दूसरे हैं टिचनर। अब क्या है कि संरचनावादियों की ये जो मन का अध्ययन करने वाला जो उन्होंने बताया, ये क्या है कि मतलब इनकी व्याख्या नहीं की जा सकी, ठीक है, प्रयोगात्मक रूप से प्रैक्टिकली इनकी व्याख्या करना असंभव होगा, ठीक है। तो इसका कारण ये बताया गया कि व्यक्ति के सभी अनुभव होते हैं ना, क्योंकि इन्होंने चेतन अनुभूति का उपयोग किया या इमीडिएट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो चेतन अनुभूति होती है ना, मतलब उसकी व्यक्ति के जो सभी चेतन अनुभव है ना, या फिर व्यक्ति के सभी अनुभव है ना वो चेतन नहीं होते, ठीक है। जबकि
कुछ एक अनुभव होते हैं जो चेतन होते हैं, बाकी अचेतन मानेंगे कि बाकी अनुभव क्या होते हैं, अचेतन होते हैं। तो इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि मनोविज्ञान है वो मन की सभी जो उसकी अवस्थाएं हैं उसका अध्ययन करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो एक लाइन में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वुंट एंड टिचनर, इन्होंने किसका, चेतना का अध्ययन बताया, ठीक है, चेतना का अध्ययन। अच्छा, उसके बाद आए व्यवहारवादी। व्यवहारवादी में जैसे मेन नाम आता है अपने जे.बी. वाटसन का, किसका था, जे.बी. वाटसन का, ठीक है। तो जे.बी. वाटसन ने क्या बताया, जे.बी. वाटसन ने बताया कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार का एक पॉजिटिव साइंस है, यानी वस्तुपरक विज्ञान है। यानी जे.बी. वाटसन ने व्यवहार की बात करी कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन। और इन्होंने इसको पॉजिटिव साइंस का, पॉजिटिव साइंस, ठीक है। अच्छा, तो पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव साइंस का मतलब है इसके तीन पक्ष होते हैं। कितने पक्ष, तीन पक्ष। जो हमारा बिहेवियर होता है, बिहेवियर, इसके तीन पक्ष होते हैं। वो तीन पक्ष कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला पक्ष होता है इसका कि व्हाट, एक तो होता है व्हाट, दूसरा होता है वाई, और तीसरा होता है हाउ, यानी क्या का अध्ययन। व्यवहार क्या के बारे में बताता है, क्यों के बारे में बताता है, और कैसे के बारे में बताता है। भी कोई व्यवहार है वो क्या है, क्यों है, और वो कैसे है, ठीक है। इसका जो अध्ययन है वो व्यवहारवाद के माध्यम से जे.बी. वाटसन ने बताया, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है कि मात्र व्यवहार है ना, उसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। किसी भी व्यवहार की जो व्याख्या है हम उसकी अनुभूतियों के आधार पर भी करते हैं, ठीक है। जब हम उस व्यवहार को अनुभूतियों के आधार पर अध्ययन करते हैं तो उसका सही अर्थ निकल पाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात कर ली साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द है वो साइकी और लोगोस से बनकर बना है। साइकी का अर्थ आत्मा, लोगोस का मतलब अध्ययन, तो आत्मा का अध्ययन। और ये बात सबसे पहले किसने बताई, अरस्तु और प्लेटो ने। फिर लिब्जिन, कांट, ह्यूम और होब्साई, उन्होंने बताया कि जो आत्मा है उसको, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, भौतिक जो उसका है अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो भौतिक अस्तित्व नहीं है, तो उन्होंने मन की मनोविज्ञान को मन के रूप में बताया कि ये मन का अध्ययन करने वाला विषय है। फिर मन के भी प्रैक्टिकल नहीं कर पाए वो, ठीक है। तो मन को भी परिभाषित नहीं कर पाए, तो ये मान्यता भी खारिज कर दी गई। और फिर विलियम वुंट और टिचनर आए जो कि संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। तो उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन बताया, ठीक है। और ये जो संरचनावादी है ये अंशों को महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है, जो पार्ट्स होते हैं ना उनको। और हम आगे बात करेंगे जो गेस्टाल्टवादी हैं वो अंशों के, वो बताते हैं, वो संपूर्ण को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो बताते हैं कि संपूर्ण हमेशा अपने अंशों के योग से अधिक होता है, ठीक है। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं जे.बी. वाटसन। क्योंकि चेतना का भी स्पष्ट अध्ययन नहीं हो पाया या चेतना को वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाए, तो फिर एंट्री होती है जे.बी. वाटसन की। जे.बी. वाटसन मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार के अध्ययन के विषय के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये मनोविज्ञान को पॉजिटिव साइंस बोलते हैं। और ये व्यवहार के तीन पक्ष बताते हैं, ठीक है। इन पक्षों में ये बोलते हैं कि जो मनोविज्ञान में क्या, क्यों और कैसे, व्यवहार के उपलक्ष्य में जो अर्थ बताते हैं ना, वही क्या है, व्यवहारवाद है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ एक दो परिभाषाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं।
अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड इन्होंने क्या परिभाषा दी है। एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड, ठीक है। तो एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो कि HPSC PGT की थी, उसमें एक मैंने बुक का नाम बोला था, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ठीक है। तो उस बुक में इन्होंने परिभाषा दी है। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान है ना, वो व्यवहार और मतलब बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी इन्होंने मनोविज्ञान को क्या बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। ये बात किसने की? एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड ने, ठीक है। फिर एक परिभाषा और आती है, उसमें जो मेन मनोवैज्ञानिक है वो है मॉर्गन, किंग, विस्च और हेलिंगवर्थ, हेलिंगवर्थ नहीं है, स्कोपलर, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार, क्या बताया? मानव व्यवहार और पशु व्यवहार या पशु व्यवहार, पशु व्यवहार, ठीक है। तो इन्होंने दो ही बात की है, मानव व्यवहार और पशु व्यवहार की, कि मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है, ठीक है। तो अब हम मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा शिक्षा का अर्थ पढ़ लेते हैं, शिक्षा की क्या अर्थ है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ये तो आप लोग भी जानते होंगे थोड़ा बहुत। तो शिक्षा शब्द है वो, उसका अर्थ क्या बता सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि ये या तो गुरु और शिष्य, या हम गुरु को बोल देते हैं ज्ञानी, क्या बोल देते हैं? ज्ञानी। ये ज्ञानी और अज्ञानी, अज्ञानी कौन है? छात्र है, ठीक है। मैं ये टीचर के उपलक्ष्य में कर रहा हूँ और ये स्टूडेंट के, ठीक है, या शिक्षार्थी। तो ज्ञानी और अज्ञानी, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ज्ञान का लेन देन होता है, ज्ञान का लेन देन, ज्ञान का लेन देन, और ये लेन देन एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस, यानी सुव्यवस्थित, वेल ऑर्गेनाइज्ड, सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से होता है। सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से जो ज्ञानी और अज्ञानी के बीच ज्ञान का लेन देन होता है वो क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है, ठीक है, एजुकेशन कहलाता है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि पुराने समय में, जैसे वैदिक युग में भी हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, देखते तो क्या है, तो पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि उस टाइम में जैसे बोलकर गुरु थे वो बोलते थे, और शिष्य थे, गुरु थे वो बोलकर और शिष्य उसको ग्रहण करके शिष्य है वो शिक्षा प्राप्त करते थे। तो क्या उस टाइम की शिक्षा थी वो छात्र केंद्रित थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय एज वगैरह नहीं देखी जाती थी।
कि जो शिष्य है उसकी एज क्या है, सिर्फ उसको ज्ञान दिया जाता था, उसकी एज के हिसाब से उसको ज्ञान नहीं दिया जाता था। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि ये जो शिक्षा थी वो छात्र केंद्रित न होकर शिक्षक केंद्रित थी? छात्र केंद्रित न होकर शिक्षक केंद्रित थी, ठीक है। और जो छात्र थे उनका सर्वांगीण विकास भी मतलब नहीं होता था, ठीक है। तो या फिर शिक्षक केंद्रित न कह के हम ये कह सकते हैं कि ये ज्ञान केंद्रित थी। क्या थी? ये सबसे बेस्ट रहेगा, ज्ञान केंद्रित कहना बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस समय सिर्फ ज्ञान को थोपा जाता था, एज नहीं देखी जाती थी उसकी। सिर्फ गुरु थे वो ज्ञान को बोलते थे और शिष्य थे वो उनको ग्रहण करते थे। तो लिखित कुछ नहीं होता था, वो कैब के माध्यम से ही होता था, ठीक है। तो ज्ञान केंद्रित शिक्षा थी, ठीक है। अब वो ये भी नहीं देखते थे कि शिष्य चाहे बालक हो या वो वयस्क हो, एक ही तरह की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, उस टाइम। तो इसका रिजल्ट क्या था? रिजल्ट ये था कि बालक या जो शिष्य है उनका जो सर्वांगीण विकास है वो नहीं हो पाता था, ठीक है। और अब आधुनिक काल में क्या होता है? आधुनिक काल में शिक्षा है वो सिर्फ सूचना या ज्ञान नहीं रहा है, मतलब पहले सूचना के माध्यम से ही होता था। तो आज का जो लक्ष्य रहता है टीचरों का वो ये रहता है कि हम सिर्फ उनको उपदेश या सूचना न दें, ठीक है, बल्कि हम जो छात्र हैं या वयस्क हैं उनके उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक नियंत्रित या निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया मतलब हम या प्रोसेस का यूज़ करें जिसमें कि हम जो छात्र हैं या वयस्क हैं उनकी अंदर जो एबिलिटी है, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनका सही सही उपयोग कर सकें। और अलग अलग जो सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं उनमें उन जो एबिलिटीज़ हैं उन क्षमताओं का है वो सही सही उपयोग करें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो छात्रों के अंदर जो उनकी निहित क्षमताएं होती है, ठीक है, तो व्यक्ति में या छात्र में जो निहित क्षमताएं हैं उनके विकास मतलब विकास तो होगा, हम जैसे नई तकनीक या अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से उसको ज्ञान देंगे तो वो समाज में उपयोगी हो उसकी, मतलब उनके अंदर की जो निहित क्षमताएं हैं उनका उपयोग करके हम उनको शिक्षा दें और ताकि वो समाज के लिए उपयोगी हो जाए, ठीक है। तो वर्तमान की शिक्षा है वो सर्वांगीण विकास के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब इसके संबंध में क्रो एंड क्रो एक बात बोलते हैं, ठीक है। उनकी एक परिभाषा है 1954 की है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि शिक्षा है वो व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की वो प्रक्रिया है जिसमें छात्र या फिर शिक्षार्थी या व्यक्ति उनकी व्यक्तिगत उन्नति, ठीक है, और समाज के लिए उपयोगिता को बढ़ावा देने वाली होती है, ठीक है। उन्होंने व्यक्ति की उन्नति के बारे में और समाज के उपयोगी हो या समाज में वो बढ़ावा देने वाली हो उसके उपलक्ष्य में शिक्षा को परिभाषित किया, ठीक है। और इसमें अन्य कुछ साइकोलॉजिस्ट भी आए थे जैसे स्किनर हैं, एक है लेविस और एक है रिले ऐसे कुछ, ठीक है। अच्छा, तो वैज्ञानिकों ने हम एक बात निकालते हैं इसमें से, तो वैज्ञानिकों ने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना है, ठीक है। क्या ये जो शिक्षा है ये एक सोशल प्रोसेस है और इसमें जो व्यक्ति का है वो सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। ये इसमें से मेन बात। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या हुआ? सर्वांगीण विकास में जैसे मानसिक आ गया, ठीक है, क्या आ गया? मानसिक के अलावा जैसे शारीरिक विकास आ गया, ठीक है। अच्छा, नैतिक आ गया, नैतिक के अलावा और
और तो क्या होगा, लगभग ये मेन तीन आते हैं, मानसिक, शारीरिक और नैतिक। या नैतिक की जगह कई बार आध्यात्मिक शब्द का यूज कर लिया जाता है, ठीक है, आध्यात्मिक। अच्छा, तो अब मेन बात ये है कि जो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और जो नैतिक क्षमताओं का जो विकास है वो बिना किसी रुकावट के होता रहता है, ठीक है। तो शिक्षा में जो शारीरिक विकास होगा वो तो उसको शारीरिक रूप से मतलब इस लायक बना देगा कि वो अपने वातावरण में अच्छी तरह समायोजन कर सके, ठीक है। अच्छा, उसी तरह जैसे हम मानसिक विकास की बात करते हैं तो वो उसको मानसिक रूप से स्वस्थ बना देगा। और नैतिक विकास के माध्यम से वो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो उसकी हाईएस्ट मतलब शीर्ष पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आधुनिक शिक्षा का अर्थ हम या उद्देश्य ये मानकर चलते हैं कि मतलब पहले से तो भिन्न है और या अब लेन देन की प्रक्रिया नहीं है। अब बालकों या वयस्कों के सर्वांगीण विकास और उनको समाज के उपयोगी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है आज के समय की शिक्षा, ठीक है। अच्छा, अब शिक्षा के बारे में पता चल गया, हमें मनोविज्ञान के बारे में भी पता चल गया। अब हम बात करते हैं शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट था कि शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखो, शिक्षा का उद्देश्य होता है कि हम बालकों के व्यक्तित्व में मतलब या बालकों का सर्वांगीण विकास करें। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। अच्छा, जिसमें वो अपने जीवन में या जीवन के प्रत्येक उसके क्षेत्र में वो ठीक ढंग से समायोजन करने में सफल हो जाए, इसलिए हम उसका सर्वांगीण विकास करते हैं। उस शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है कि शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिक नियम होते हैं, क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक नियम, मनोवैज्ञानिक नियम या उससे संबंधित कोई फैक्ट्स हैं, तथ्य, ठीक है, तथ्य आ गए और परिणाम आ गए, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक नियमों, तथ्यों और परिणामों का प्रयोग कर शिक्षा को हम उपयोगी बना सकते हैं, यानी इनका प्रयोग वो क्या होगा? शिक्षा को उपयोगी बनाएगा, शिक्षा को उपयोगी बनाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान सीधे तौर पर शिक्षा को अपने जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य हैं, शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति कराने में कौन सहायक है? शिक्षा मनोविज्ञान से, ठीक है। तो शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में किसका रोल होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का रोल होता है, ठीक है। अच्छा, अब शिक्षा मनोविज्ञान के जैसे अच्छा, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है कि मानवीय जो पक्ष होते हैं जो छात्र केंद्रित या वयस्क या व्यक्तियों से संबंधित होते हैं उनको महत्वपूर्ण मानकर एक तो सीखने में, ठीक है, लर्निंग, सीखने में, और दूसरी है लर्निंग प्रोसेस, सिखाने की प्रक्रिया, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस, ये संपन्न की जाती है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। अच्छा, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक और छात्र के संबंधों पर भी अधिक बल डाला जाता है, ठीक है, ताकि उद्देश्यों की जो पूर्ति की ओर है वो क्रियाशील रहे, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक और छात्रों के जो संबंध है उस पर भी अधिक बल डालता है, ठीक है। कि शिक्षा का संबंध है वो किन से है?
शिक्षा का संबंध। तो शिक्षा में मुख्य रूप से एक तो हमारी वैल्यूज़ या मूल्य, ठीक है, वैल्यूज आती हैं, अच्छा आदर्श आ गए, ठीक है, और मानक हो गए, नॉर्म्स हो गए, ठीक है, नॉर्म्स। अच्छा, तो शिक्षा का संबंध है ना वो हमारी वैल्यूज से होता है, हमारे आदर्शों से और हमारे मानकों से होता है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान है ना, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ होता है कि ये जो हमारे मूल्य हैं या हमारी वैल्यूज हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे मानक हैं, इनकी जो प्राप्ति है, क्या इनकी प्राप्ति, ठीक है, इनकी प्राप्ति में सहायता कौन देता है? शिक्षा मनोविज्ञान देता है, ठीक है। मतलब जो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं या शिक्षा के जो वैल्यूज हैं, उसके आदर्श हैं, उसके मानक हैं, इनकी प्राप्ति में सहायता कौन देता है? वो शिक्षा मनोविज्ञान देती है। इसका मतलब शिक्षा क्या हुआ? हम बोल सकते हैं कि ये क्या एक साध्य है, और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक साधन है। मतलब शिक्षा को हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साध्य और ये हो गया साधन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ा, शिक्षा का अर्थ पढ़ा, और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और स्वरूप है, ठीक है। तो ये 4 नंबर आ गया, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं स्वरूप, ठीक है, यानी मीनिंग एंड नेचर, ठीक है। अब देखो, तो अब हमने शिक्षा को अलग से पढ़ लिया, मनोविज्ञान को भी अलग से पढ़ लिया। तो अब हमारे जहन में एक सवाल आएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, ठीक है, या ये कैसी ब्रांच है, किस प्रकार की ब्रांच है, ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान है, उसका जो संबंध है वो शिक्षा के जो सिद्धांत और समस्याएं हैं, ठीक है, इसका संबंध क्या संबंध वो है, वो शिक्षा के सिद्धांत और उसकी समस्याएं उनसे है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा के सिद्धांत और उसकी समस्याओं से। यह हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है वो शैक्षिक प्रक्रियाओं की समस्याओं और उनके सिद्धांतों के अध्ययन से है, ठीक है। तो इसमें टीचिंग प्रोसेस आ गई। अच्छा, तो मेन इसमें जो चीज़ें आएगी, जैसे शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं होती है उनका विश्लेषण करने, उनका वैज्ञानिक समाधान करने, इनमें किसका रोल होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का रोल होता है, ठीक है। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की एक परिभाषा आती है जो है स्किनर की। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी है। इन्होंने बताया कि जो सीखना है यानी लर्निंग है, और जो लर्निंग की प्रोसेस है उसका अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान करती है, ठीक है। कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। यानी मेन बात करते हैं ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन, ठीक है। अच्छा, अब एक परिभाषा आती है जेम्स ड्रेवर की। किसकी आती है? जेम्स ड्रेवर क्या बताते हैं? जेम्स ड्रेवर बताते हैं कि जो शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिक नियम होते हैं, क्या बात करते हैं? शिक्षा में
जो मनोवैज्ञानिक नियम है, ठीक है। और एवं परिणामों के उपयोग, यानी जो रिजल्ट आए हैं उनके उपयोग से है, परिणामों के उपयोग से। और क्या हो सकता है, और शिक्षा की समस्याओं की, शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से है, वैज्ञानिक अध्ययन से, ठीक है। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन स्किनर ने बताया। और सीखने में जो मनोवैज्ञानिक नियम हैं और उसके परिणामों के उपयोग से, या फिर शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से शिक्षा मनोविज्ञान, ये किसने बताया, जेम्स ड्रेवर। उसके अलावा एक आती है परिभाषा सेंट्रोक की, किसकी आती है, सेंट्रोक ये बताते हैं कि जो शैक्षिक परिस्थितियाँ होती है उसमें उन्होंने बात की शैक्षिक परिस्थितियों की, जो सिचुएशंस हैं, शैक्षिक परिस्थितियाँ। इसमें शैक्षिक परिस्थितियों में जो शिक्षण है, क्या है, शिक्षण, और क्या है, और है अधिगम, यानी लर्निंग। तो शिक्षण और अधिगम के बोध में, यानी इनका जो बोध करते हैं हम, इन बोध में जो विभिन्नता होती है, क्या होती है, विभिन्नता, वो कौन दिखाता है, वो ये दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रोक ने यह बोला है कि शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता है, वो कौन दिखलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान दिखाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अर्थ और स्वरूप ही पढ़ रहे हैं हम। तो अब क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं, ठीक है, या महत्वपूर्ण फैक्ट्स बोल सकते हो आप, की फैक्ट्स, वो क्या क्या। तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि ये अप्लाइड है, क्या है, अप्लाइड ब्रांच है, यानी प्रयुक्त मनोविज्ञान है या प्रयुक्त शाखा है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान हम प्रयुक्त कर सकते हैं। प्रयुक्त होने का मतलब क्या होता है, प्रयुक्त होने का मतलब होता है कि जो मनोवैज्ञानिक नियम है या सिद्धांत हैं या तथ्य हैं, उनका उपयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों और वयस्कों के सर्वांगीण विकास में यह हमें मदद करता है, ठीक है। यानी हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से जो इसके नियम हैं, सिद्धांत हैं या इसके तथ्य हैं, उनका शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करके हम बालकों और वयस्कों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या है, और ये क्या करेगा, हमने बात की थी कि ये मानसिक, शारीरिक और नैतिक क्षमताओं को निर्धारण करके, मतलब उनको निर्धारित करेगा, उसके अनुसार ही उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता भी शिक्षा मनोविज्ञान करती है, ठीक है। जो उनकी इंटरनल क्या एबिलिटीज़ हैं उसके आधार पर, ठीक है। अच्छा, और तो एक ये अपने जो छात्र का जो विकास है, सर्वांगीण विकास, और उसकी जो शिक्षा है, ठीक है, उसमें एक तरह का जैसे गाइडेंस भी करता है ये, या काउंसलिंग बोल सकते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं परामर्श, क्या बोलते हैं, परामर्श। तो परामर्श भी हमें कौन देता है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें परामर्श भी प्रदान करती है, और ये हमारे जो विकास है उसके आधार पर हमें मतलब है परामर्श देती है, ठीक है। और इसके नियमों, सिद्धांतों और तथ्यों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों और वयस्कों का सर्वांगीण विकास करने में ये मदद कर सकता है, क्या, कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान। और उसके अलावा हमारा जो मानसिक, शारीरिक और जो नैतिक क्षमताएँ हैं उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने में भी हमें मदद करता है, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम बचे हुए टॉपिक करेंगे।
जो स्कोप है कार्य क्षेत्र वो करेंगे। अच्छा, सिग्निफिकेंस देखेंगे, ठीक है, महत्व वो भी देखेंगे। अच्छा, और हमने जो बात की थी कि एक हमें जो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो भी हमें चर्चा करेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं इनकी भी हमें चर्चा करेंगे। और फिर हमें जो आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा जो इसकी विधियां हैं, ठीक है, विधियां शिक्षा मनोविज्ञान की वो हम विधियां भी मैं आपको महत्वपूर्ण विधियां करवा दूंगा जो आपको हर जगह काम देगी, ठीक है। अच्छा, तो कार्य क्षेत्र उसका महत्व और जो ऑब्जेक्टिव हैं या एम्स हैं, मतलब जो उद्देश्य हैं वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो। थैंक यू।